नमस्कार दोस्तों। हाल ही में सागरों से संबंधित एक संधि अस्तित्व में आई है जिसका नाम है द हाई सीज ट्रीटी और इसे एग्रीमेंट ऑन बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन भी कह दिया जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बीबीएनजे कहा जाता है और इसे पेरिस समझौते के समान ही माना जा रहा है। इस प्रकार क्लाइमेट चेंज से संबंधित पेरिस समझौता है, ये ओशन से संबंधित उसी प्रकार का समझौता है। तो इसे पेरिस एग्रीमेंट ऑन ओशन की भी संज्ञा दी जा रही है कि ये उसके समान है। तो देखो ये है क्या, देखो ये हाई सी से संबंधित है। तो हाई सी वो क्षेत्र होते हैं जो तटीय भाग से 200 नॉटिकल माइल से आगे का क्षेत्र होता है, अर्थात 200 समुद्री मील से आगे का क्षेत्र जो सागरों में है उसे हाई सीज कहा जाता है। और ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर किसी देश का कोई भी संप्रभुता नहीं होती, किसी देश का कोई अधिकार नहीं होता। इसीलिए इस संधि का नाम पड़ा है द हाई सी ट्रीटी, जो इससे संबंधित है। दूसरा कि ये किसी भी देश के क्षेत्राधिकार से परे है, तो इसीलिए इसका नाम है बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन। और इसका नाम बायोडायवर्सिटी इसलिए आया कि ये यहाँ पर जो जैव विविधता मिलती है उसके संरक्षण से संबंधित है। अर्थात ये समझौता कहता है कि जो इस क्षेत्र में बायोडायवर्सिटी मिल रही है हमें उसे संरक्षित करना है, उसका सराहनीय उपयोग करना है और साथ ही साथ जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है अगर हम उसका यूज करें तो उससे जो लाभ प्राप्त होंगे उसका सभी देशों में समान और निष्पक्ष बंटवारा हो। तो ये इस क्षेत्र की बायोडायवर्सिटी से संबंधित है। तो दूसरा कि ये समझौता अस्तित्व में क्यों आया, क्यों जरूरत इसकी पड़ी। तो देखो इससे जो ओशन का जो है इससे संबंधित एक पहले से ही समझौता है, एक वैश्विक समझौता है जिसका नाम है अनक्लोज। देखो ये अनक्लोज समझौता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी, मतलब समुद्री कानून से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय समझौता। तो ये समझौता क्या बताता है, देखो ये समझौता समुद्री क्षेत्र में किसी देश के क्षेत्राधिकार के बारे में बताता है कि किसी देश की कहां तक संप्रभुता है, उसके ओशन में क्या अधिकार है, क्या उसके दायित्व है, उन सबको परिभाषित करता है ये अनक्लोज। अगर कोई देश वहां पर कोई साइंटिफिक रिसर्च करने जा रहा है, कोई कोई रिसोर्स को प्राप्त करने जा रहा है, तो उसके संदर्भ में भी रूल्स को डिफाइन करता है ये अनक्लोज। ये 1982 में समझौता हुआ था और इसी के तहत 5 क्षेत्रों में बांटा गया ओशन को। तो वो 5 क्षेत्र कौन है, देखो 5 क्षेत्र है उसमें। देखो एक तो है इंटरनल वाटर्स जो इस बेस लाइन से या तट रेखा से अंदर की ओर पड़ता है। इसके बाद इसके 4 और क्षेत्र हैं, एक टेरिटोरियल सी है, एक है कंटिन्यूअस जोन है और एक है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और लास्ट वाला है द हाई सी। अब इसी से इस समझौते की जरूरत महसूस हुई थी। देखो कैसे कि देखो ये इंटरनल वाटर है और टेरिटोरियल सी है, यहाँ पर किसी भी देश का संपूर्ण अधिकार पाया जाता है, पूर्ण संप्रभुता पाई जाती है। देखो कैसे, अगर हम इस क्षेत्र को देखें तो इस क्षेत्र के जो जलीय भाग है ये वाला, इसके जितने भी संसाधन है उस पर उस देश का अधिकार होगा जो ये तटीय देश है। इसके ये सब सोइल के जो रिसोर्सेज हैं, जैसे यहाँ कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे पेट्रोलियम मिल जाता है, ऑयल गैस है, उस सब पर भी इसी का अधिकार है। और इसके एयर स्पेस पर भी इस देश का पूरा पूरा अधिकार पाया जाता है। तो इस क्षेत्र को जो इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक है, 12 समुद्री माइल तक है, इसे टेरिटोरियल सी कहा जाता है। और इस पर स्पेस और आपका कौन सा ये वाटर कॉलम और सब सोइल तीनों पर उस देश का संप्रभु अधिकार मिलता है। देखो इससे आगे का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को बोला जाता है कॉन्टिग्युअस जोन, जो कि क्या होता है अगले 12 नॉटिकल माइल होता है या तट से 24 नॉटिकल माइल तक होता है। और इससे अगला जो क्षेत्र होता है उसे बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ईईजेड। तो ये जो ईईजेड होता है, इस जो टेरिटोरियल सी की जो आउटर बाउंड्री है, जो ये 12 नॉटिकल माइल है, इससे लेकर ये 200 नॉटिकल माइल तक फैला होता है। तो इस क्षेत्र में किसी देश को इस वाटर कॉलम के रिसोर्सेज पर पूरा अधिकार होता है और इस सब सोइल के जो है रिसोर्सेज उन पर पूरा अधिकार होता है। लेकिन ये जो ऊपर का जो एरिया है ये इंटरनेशनल एयर स्पेस का एरिया बन जाता है। ठीक है, तो इन 2 क्षेत्रों पर इस पर अधिकार दिया है कि यहाँ के रिसोर्सेज और यहाँ के रिसोर्सेज उस देश के हैं अर्थात। और इससे आगे का जो क्षेत्र है 200 नॉटिकल माइल से आगे का क्षेत्र, इसे हाई सी कहते हैं, जहां पर इस देश की कोई संप्रभुता नहीं होती। इस प्रकार अगर हम देखें तो इस बेस लाइन से लेकर ये 200 नॉटिकल माइल, 200 समुद्री माइल्स तक किसी देश का संप्रभु अधिकार पाया जाता है, उससे आगे उसका अधिकार नहीं है। अब ये किसी के अधिकार में न होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर अनियंत्रित क्या हो रहा है, फिशिंग हो रही है। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का लगातार क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, उसकी क्षति हो रही है, क्योंकि किसी के भी क्षेत्राधिकार में नहीं है। यहाँ पर जो माइनिंग एक्टिविटीज है, डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्स के एक्सट्रैक्शन की जो एक्टिविटीज हैं, उसकी वजह से यहाँ पर पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिससे यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को खतरा है। और इसी से ये समझौता निकल कर आता है क्या, द
हाई सीज ट्रीटी या बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, BBNZ। तो ये अब इस क्षेत्र में जो एक्टिविटीज हैं उनको विनियमित करेगा, रेगुलेट करेगा। तो अभी इसको रेक्टिफाई नहीं किया गया, जब रेक्टिफाई हो जाएगा तब ये कानून का रूप धारण कर लेगा। तो ये तो था आपका कि ये ट्रीटी है क्या। अभी इसके हम देखेंगे कि उद्देश्य क्या है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा अनक्लोज को देख लेते हैं कि एग्जाम में पूछ सकता है कि अनक्लोज क्या है। तो ये जो संधि है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है, 1982 में ये समझौता हुआ था, लेकिन ये लागू हुआ 1994 में। इसकी अवस्थिति कहाँ हुआ था, ये मोंटेगो बे जमैका में हुआ था। और ये अनक्लोज का तीसरा सम्मेलन था। अनक्लोज का तीसरा सम्मेलन का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन लॉज ऑफ द सी। इस पर ये तीसरा सम्मेलन था, जब जाकर ये क्या हुआ था, ये फाइनल हो पाया। और 1994 में ये क्या है, अस्तित्व में आया। 168 पार्टीज हैं इसकी जो इसके अंदर शामिल है। इसमें 167 देश है और एक EU है। तो ये 168 है। तो इसका काम क्या है, क्या क्या ये करता है, ये लॉ ऑफ द सीज है, मतलब सागरों से संबंधित कानून है, तो उनसे संबंधित समझौता है। क्या करता है, द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कंट्री इन द ओशन। ये डिफाइन करता है कि देशों की सागरीय क्षेत्र में क्या ड्यूटीज हैं, क्या उनके अधिकार हैं। दूसरा, एक्सटेंट ऑफ ओशन एरिया ओवर विच कंट्रीज कुड क्लेम सोवरेनिटी। भी कोई सी देश की कहां तक संप्रभुता है, कोई देश कहां तक अपनी संप्रभुता का दावा कर सकता है। इसके अलावा जैसे भी हमने पढ़ा था 200 नॉटिकल माइल तक। इसके अलावा ये करता है लीगल स्टेटस ऑफ मैराइन रिसोर्सेज, के जो समुद्री संसाधन है उनका, उनकी जो लीगल स्टेटस है, उनकी वैधानिक स्थिति को रिप्रेजेंट करता है कि कहां तक किसी देश के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। इसके अलावा ये क्या करता है, EEZ को भी डिफाइन करता है, जो 200 नॉटिकल माइल्स होती है या 370 किलोमीटर होता है। जो अभी हमने देखा था कि 200 नॉटिकल माइल तक आपका EEZ है, या उसको किलोमीटर में बदलेंगे तो वो 370 किलोमीटर बन जाता है। तो ये पूरे को बनाता है, ये अनक्लोज डिफाइन करता है कि कैसे हमें जो ओशन है उसको यूज करना है, कैसे वहां पर हमें एक्टिविटीज को निष्पादन करना है। तो इसके बाद जो देखो ये अब जो ट्रीटी आई है, इसके जो 4 मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफाइन किए गए हैं इसमें। उन्होंने बताया है कि पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला इसमें क्या काम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अब हमें मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज को क्रिएट करना चाहिए। जिस तरह से हमारे नेशनल पार्क होते हैं, सेंचुरीज होती हैं, उस तरह से हमें हाई सी में अब प्रोटेक्टेड मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया स्थापित करने चाहिए। और जहां पर क्या हो, वो पूरा का पूरा क्षेत्र क्या हो, संरक्षित हो। क्योंकि देखो है क्या कि ये जितना भी ये हाई सी का इलाका है, वो लगभग 2/3 भाग है समुद्र का, और सिर्फ उसका संरक्षित भाग जो है वो 1.44% ही क्या है, संरक्षित है। सिर्फ 1.44% संरक्षित है, और ये लगभग 2/3 भाग बनाता है। तो इसलिए इसको संरक्षित करना आवश्यक है, इसलिए प्रोटेक्टेड एरियाज को स्थापित किया जाना चाहिए। देखो ये जो है अभी CBD 15 हुआ था, बायोडायवर्सिटी पर कन्वेंशन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था COP15, ये मॉन्ट्रियल में हुआ था। वहां पर भी कहा गया, इसे एक टारगेट डिसाइड किया 30/30। 30/30 में क्या है कि हमें 30% जो है वो मैराइन एरियाज को संरक्षित करना है, और कोस्टल एरिया को संरक्षित करना है, और उनके जो इकोसिस्टम है उनको वापस पुनरुद्धार करना है। ठीक है, तो इस उससे ये भी क्या करता है, मेल खाता है कि हमें अब इस मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया के क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए और इस पर बल देना चाहिए। तो दूसरा देखो क्या है, दूसरा वो कह रहा है सस्टेनेबल यूज ऑफ मैराइन जेनेटिक रिसोर्सेज एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम देम। क्या कह रहा है कि जो मैराइन रिसोर्सेज हैं हाई सीज के, तो उन आनुवंशिक संसाधनों का या यूं को वहां के जीवों का हम जो उपयोग करते हैं, जैसे विभिन्न दवाओं के निर्माण में उपयोग किया जाता है, तो जो दवाओं में यूज कर रहे हैं, जो हमें लाभ प्राप्त हो रहे हैं, उसको सभी देशों में बांटना चाहिए। दूसरी बात कि इनके जो जेनेटिक रिसोर्सेज, वहां के जो संसाधन है, उनकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग हो रही है, उनके जो आनुवंशिक जीनों का क्रम ज्ञात किया जा रहा है, उन पर रिसर्च चल रही है, उससे जो जानकारी प्राप्त होगी उस जानकारी को भी सभी देशों में शेयर करना चाहिए। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि जो वहां से जो लाभ प्राप्त होंगे, आप दवाओं का निर्माण कर रहे हो, तो वहां पर जो पेटेंट्स के लॉ है उनके संदर्भ में थोड़े ढीले होने चाहिए, ताकि उसका सभी देशों को लाभ प्राप्त हो सके, क्योंकि हाई सी सभी की एक साझा संपत्ति है, और जो भी वहां पर रिसर्च काम चल रहा है उसको सभी के बीच में उस नॉलेज को शेयर करना की आवश्यकता है। तो उस पर भी ये फोकस करता है। तीसरा वो कह रहा है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। वो कह रहा है कि जितनी भी एक्टिविटीज हाई सी में हो रही हैं, उन सभी के इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पर भी काम करना चाहिए, कि वो हम जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, या हम वो डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, उनका इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके भी मूल्यांकन की हमें आवश्यकता है। और तीसरा वो कह रहा है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ये बात को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं,
बहुत सारे अल्प विकासशील देश हैं, लैंडलॉक्ड कंट्री है, जिनके पास सागरीय क्षेत्र में रिसर्च के लिए, उनके कंजर्वेशन में भागीदारी के लिए ना तो टेक्नोलॉजी है, ना ही उनके पास रिसोर्सेस है। तो वो भी इस इनिशिएटिव में भाग ले सके, तो उनके पास क्या होना चाहिए? उनके पास संसाधन होने चाहिए, उनके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इसलिए उनको टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किया जाना चाहिए, उनकी वित्तीय सहायता की जानी चाहिए। तो इन 4 बिंदुओं पर बल दिया गया है। एक तो मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया पर, दूसरा जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज है उनसे लाभ हो तो उनका समानता पूर्वक और निष्पक्ष बंटवारा हो, तीसरा जो उसमें बात की गई है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए जो भी एक्टिविटीज वहां हो रही हैं, और चौथा कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बल दिया जाना चाहिए। तो ये 4 मुद्दों पर बात की गई है। और ये क्या कर रहा है, एक तरह से हाई सी जो अभी तक क्या था, रेगुलेट नहीं था, उस पर विभिन्न तरह की गतिविधियों पर क्या करना चाहेगा, रेगुलेट करेगा, उन्हें विनियमित करेगा, नियंत्रित प्रतिबंधित नहीं करेगा, उन्हें नियमित करेगा। और एक जो इस संदर्भ में अभी ये रेक्टिफाई नहीं हुआ, जब ये रेक्टिफाई हो जाएगा तो एक कानून के रूप में आ जाएगा और ये अनक्लोज के अंदर काम करेगा, उसके अंतर्गत आने वाला ये एक समझौता है। और एक बात कि इसको भी लागू होने में समय लगेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे समझौते हैं जो हो तो गए लेकिन उनको लागू होने में बहुत सारा टाइम लग गया। जैसे अनक्लोज था 1982 में हुआ, 1994 में जाकर लागू हुआ। उसी तरह हमारा पेरिस है, उसे भी लागू होने में काफी टाइम लग गया। क्योटो प्रोटोकॉल को लागू होने में समय लग गया। तो ये सारी अभी चिंताएं इसके संदर्भ में, लेकिन हाँ एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया है। 20 साल से इस पर बात चल रही थी, जो अब जाकर एक समझौते के रूप में सामने आई है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।